Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स है that we are going to explain today. So the first article is on Naxalism. So यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नक्सलिज्म है क्या, कहाँ से डिराइव हुआ था, क्या था रीजन to widespread this Naxalism, as well as government of India ने over the years कौन से measures लिए to counter Naxalism. All this dynamics would be now first article. The second article is related to सोलार एनर्जी. सो यहाँ पर देखेंगे सोलार एनर्जी की ज़रूरत क्या है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर दिस क्या क्या मेजर्स लिए हैं टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ सोलार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स वुड बी नाउ सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू नागा इंसर्जेंसी. सो यहाँ पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म में क्या फ़र्क है, नागाज इंसर्जेंसी में नागाज कौन है, नागा का क्या हिस्ट्री है, एज वेल एज नागा इंसर्जेंसी को ट्रेस बैक करेंगे स्टार्टिंग विद इंडिपेंडेंस से लेकर 1990s एज वेल एज 2019 तक एक्सटेंड करेंगे. हम लोग देखेंगे ओवर द ईयर्स क्या क्या मेजर्स हुए हैं, ओवर द ईयर्स क्या क्या स्टेक्स रहे हैं, ओवर द ईयर्स कौन से शेयर होल्डर्स लिए, जिसमें वन ऑफ द शेयर होल्डर इज NSE and IM. सो ऑल दिस डायमेंशंस विल बी डिस्कसिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. सो यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन फर्स्ट होता क्या है, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, एज वेल एज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन से ट्रीटीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ ट्रीटीज़ में इंडिया मेंबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या है रीज़न. ऑल द डायनामिक्स वुड बी इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो यहाँ पर बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या है उसका सिग्निफिकेंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन से कंट्री का शेयर ज़्यादा है, इंडिया का क्या रोल है, ऑल दैट एस्पेक्ट्स वुड बी इन फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज रिलेटेड टू द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज ऑन नक्सल्स. अब यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद कि नक्सलिज्म जो है वो होता क्या है. सो दिस नक्सलिज्म इज अ मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रॉम ए विलेज नॉन एज नक्सलबारी. अब क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दिस विलेज जिसका नाम है नक्सलबारी, इसीलिए उस मूवमेंट का नाम जो है, जो आइडियोलॉजी है जो कि डेवलप हो गया है, उसे हम लोग कहते हैं नक्सलिज्म. दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस नेम ऑफ द विलेज. और ये जो नक्सलबारी है दैट इज देयर इन वेस्ट बंगाल. सो इनिशियली इट स्टार्टेड एज अ पीसेंट मूवमेंट. जो पीसेंट्स है और ऑनर्स हैं इनके बीच में एक राइवलरी चला था और इसकी वजह से एक रेबेलियन फॉर्म हुआ वे बैक इन 1967. और ये जो मूवमेंट था इसमें काफ़ी सारे मेजर लीडर्स थे. Some of the few major leadership was that of Kanu Sanyal and Jagan Santhal. So these were some of the major important leaders जो कि lead किए थे this rebellion way back in 1967. Then as of now ये जो नक्सलिज्म है it is widespread. ये काफ़ी states में फिर spread हुआ. As of now we are finding it in Chhattisgarh, we are finding it in Andhra Pradesh, Odisha, even we are finding it in states like Tamil Nadu and Kerala. So this is the widespread nature of Naxalism. अब देखते हैं what is the cause. What is the cause of Naxalism? So causes of Naxalism and the basic cause is of tribal discontent. ये जो cause है that is tribal discontent. Tribal discontent क्यों? Because of some acts. For example, there was this Forest Conservation Act. जो ट्राइबल्स हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, दिस एक्ट डिप्राइव्ड देम फ्रॉम हैविंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस थे फॉरेस्ट से, जो वो लेते थे खाने के लिए या जलाने के लिए, जो भी वो फॉरेस्ट से लेते थे, उन्हें कहीं ना कहीं उनका जो राइट्स हैं वो डिप्राइव कर दिया गया. इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन्हें डिस्प्लेस भी कर दिया गया. तो उनसे उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया गया, एज वेल एज उन्हें खाने का या जलाने के जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं कर दिया गया. सो इसके कारण एक डिसकंटेंट रीप हुआ, एक डिसकंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं ग्रो हुआ और इस डिसकंटेंट को यूज कर नक्सलिज्म स्प्रेड. अनदर रीजन इज द इजी टारगेट फॉर माइस्ट. इजी टारगेट क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं दे आर ट्राइबल्स, दे डोंट हैव बेसिक लिटरेसी. कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो एस्पेक्ट्स हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं उन स्टेट्स में हैं जहाँ पर जो लिटरेसी है दैट इज़ वे बिलो द नेशनल एवरेज. और इसके कारण लिटरेसी कम होने के कारण या जो सोशो इकोनॉमिक डिवाइड है इन द कंट्री, इसके कारण ये जो माइस्ट लोग हैं, ये जो नक्सल्स जिसे आप कहते हैं, वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करते हैं और वो उन लोगों को माइंड वॉश कर अपने फोल्ड में लेते हैं, अपने आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं. Another aspect is the gap of socio-economic system. जैसे मैंने कहा, also we are having a weak administration. Administration कहीं ना कहीं वीक है या सेंटर और स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स है इसके कारण जो नक्सलिज्म है वो प्रीप कर रहा है. सेंटर को लगता है वो स्टेट्स के इशू हैं, स्टेट्स को लगते हैं कि वो सेंटर के इशू हैं, और ये जो पॉलिटिक्स है इसके कारण जो ग्रो कर रहा है, जो पैरासाइट ग्रो कर रहा है, दैट इज नक्सलिज्म.
सो विद दैट कॉसेस नाउ लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि जब भी हम लोग नक्सलिज्म बात करते हैं वी टॉक अबाउट रेड कॉरिडोर. सो लेट्स सी कि रेड कॉरिडोर क्या है. So red corridor is a region in central, eastern and southern parts of India that are experiencing Naxalist या Maoist insurgency. So as you can see in this map, ये जो red colored और जो orange color जो states हैं, इस region को हम लोग कहते हैं red corridor, जहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या जो माओइज्म है या नक्सलिज्म है दैट इज वाइड स्प्रेड. आप देख सकते हैं ये उन स्टेट्स पर है जहां पर जो लिटरेसी है दैट इज क्वाइट लो कंपेयर टू द नेशनल एवरेज. फॉर एग्जांपल बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. But even we are finding it in Tamil Nadu and Kerala. So these are not restricted to the lower literacy states but also to other states. और ये जो है ये over the years spread हो रहे हैं, ये over the years क्या कर रहे हैं, spread कर रहे हैं. As of now we are finding Maoism even in northeast. Northeast में भी हम लोग Naxalism को देख रहे हैं. वहाँ पर for example in states like Assam and Manipur we are finding Naxalism. So this is the widespread nature of Naxalism. अब वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ नक्सलिज्म को देखकर अब समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं टू काउंटर नक्सलिज्म. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन ग्रीन हैंड, जो कि स्टार्ट हुआ था वे बैक इन 2010, जहां पर इट वाज अ मैसिव डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन एरिया जहां पर नक्सल्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे. नक्सल्स जो एरियाज में ज़्यादा वाइड स्प्रेड थे उस एरियाज को शॉर्टलिस्ट कर वहाँ पर एक हेवी डिप्लॉयमेंट हुआ मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस का और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड दैट ऑपरेशन इज नॉन एज ऑपरेशन ग्रीन हैंड. इसके अलावा वी ऑल्सो हैड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी. जो नक्सल्स हैं जो कि वेपन्स छोड़ना चाहते हैं, जो कि सोसाइटी में वापस आना चाहते हैं, उन्हें भी हाथ खोलकर हम लोग वेलकम करने की एक पॉलिसी है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ताकि वो वापस नक्सल्स के फोल्ड में ना जाए, वो वापस नक्सलिज्म को एक्सेप्ट ना करे बट डेमोक्रेसी को एज सच वहाँ पर एक डेमोक्रेसी में एक हिस्सा बने और डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट करे. सो वी आर ऑल्सो हैविंग सरेंडर एज वेल एज रिहेबिलिटेशन पॉलिसी. इसके अलावा वी ऑल्सो हैड द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया था वे बैक इन 2018, जहां पर जो मकसद था दैट वाज टू शॉर्टलिस्ट स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स विद रिलेटिवली लेस प्रोग्रेस इन सोशल एरियाज. जो स्टेट्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सोशल एरियाज में कहीं ना कहीं वीक परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर उन्हें कहीं ना कहीं हम लोग प्रेफरेंस दें और वहाँ पर काफ़ी सारे और इनिशिएटिव्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें. दैट वाज द एम ऑफ दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. इसके अलावा वी ऑल्सो हैड दिस ऑपरेशन समाधान दैट स्टार्टेड इन 2015, जिसका जो चीफ ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू हैव अ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. जैसे मैंने कहा इनिशियली द कॉज वाज कि यहाँ पर जो लोग हैं दे आर नॉट हैविंग रीच टू द एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं. सेंटर को लगता है स्टेट्स के इशू हैं, स्टेट्स को लगता है सेंटर के इशू है, और इन कहीं ना कहीं डिबेट में जो लोग हैं जिसको पीड़ा है, जिसको इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तक रीच नहीं कर पा रहे या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रीचेबल नहीं है. इसके कारण क्या है, इसे कहीं ना कहीं हम लोग ने हटाने के लिए, इसे ब्रेक करने के लिए वी हैड दिस ऑपरेशन समाधान, सो दैट वी कुड हैव पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को अप्रोच करें, उसे कहीं ना कहीं हम लोग कैटलाइज करें, एंड दैट इज अनदर मेजर इनिशिएटिव. वी ऑल्सो हैड सम काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैड द क्रिएशन ऑफ ग्रे हाउंड पुलिस. अभी जो ग्रे हाउंड पुलिस है वो एक एलिट कमांडो एक्शन है, कमांडो फोर्स है, जो कि आंध्र प्रदेश पुलिस फोर्स के अंदर आता है और जो कि पर्टिकुलरली बना दिया गया था फॉर कॉम्बैटिंग दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. इसके अलावा दीज आर सम ऑफ द मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं. इसके अलावा देयर वर सम मेजर मूवमेंट्स बाय द पीपल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल द मेजर मूवमेंट इज नॉन एज सलवा जुदुम. अब सलवा जुदुम जो है इसको मतलब होता है पीस हंट, जो कि पर्टिकुलरली जो लोकल गोंडी ट्राइब्स थे, जो कि गोंडी ट्राइब्स हैं, जो कि गोंडी डायलेक्ट बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं गुस्सा हुआ था, वो कहीं ना कहीं एंगर्ड थे. क्यों? बिकॉज दिस नक्सल्स वेर इंटरफियरिंग इन द ट्रेड ऑफ टेंडू लीव्स. टेंडू लीव्स वो लीव्स हैं जिससे बीडी बनाया जाता है. टेंडू लीव्स के ट्रेड्स में नक्सल्स कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक ह्यूज शेयर चाहिए था, वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे, और ये जो गोंडी ट्राइबल्स हैं ये इनके खिलाफ खड़े हुए, एंड दैट मूवमेंट इज नॉन एज Salva Judum. So these are some of the movements as well as the measures that the government of India as well as the government and the people has taken collectively to reform these issues, to take off or strip the issue of Naxalism. With that understanding, now let's move to our next article that is on the solar energy. अब यहाँ पर start करते हैं with the need. क्या है ज़रूरत solar energy का? The need of solar energy. So two of the basic needs. The first one is that energy security.
अगर आप सोलर एनर्जी को कहीं ना कहीं अगर आप रिवाइटलाइज करते हो, उसे कहीं ना कहीं एम्फोसाइज करते हो, उसे एनलार्ज करते हो, उसे कैटलाइज करते हो, देन जो डिपेंडेंसी है कंट्री का ऑन फॉसिल फ्यूल, जो कि थर्ड पार्टी कंट्री से हम लोग लेते हैं, वो डिपेंडेंसी हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट कर सकते हैं, उसे कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, एंड दैट वी वुड बी एनहांसिंग आवर एनर्जी सिक्योरिटी। ऑल्सो वी कैन हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम लोग इंडस्ट्रीज को चीप रेट पर सोलर एनर्जी दे सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होगा। ऑल्सो वी कैन हैव सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी ला सकते हैं। जब हम लोग इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं लो कॉस्ट में, तो हम लोग रूरल और अर्बन के बीच में जो डिवाइड है वो भी हम लोग कहीं ना कहीं नैरो कर सकते हैं। रूरल एरियाज में हम लोग सोलर एनर्जी दे सकते हैं। ऑल्सो वी कैन शॉर्ट दी एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी हम लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जो एनवायरमेंटल में जो पोल्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसे भी हम लोग कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर सकते हैं यूजिंग सोलर एनर्जी। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स या दीज आर सम ऑफ द नीड्स जिसके कारण सोलर एनर्जी जो है वो फोकल पॉइंट में है हर गवर्नमेंट का। नाउ लेट्स सी कि कौन से इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। सो द फर्स्ट इनिशिएटिव इज द नेशनल सोलर मिशन, जिसका जो मकसद था दैट वाज सस्टेनेबल ग्रोथ वाइल एड्रेसिंग इंडिया सिक्योरिटी चैलेंज। उसे कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए वी हैड दिस नेशनल सोलर मिशन विच वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मिशन। वी ऑल्सो हैड दिस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि जिसका जो पर्टिकुलर काम है, जिसका शिलान्यास पर्टिकुलरली इसीलिए रखा गया ताकि हम लोग फंड कर पाएँ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। सो जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बनाए जा रहे हैं या जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को क्रिएट बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को हम फंड करें, वहां पर कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रंच की इशू ना हो, इसीलिए हम लोग ने IREDA बनाया। ऑल्सो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे कहीं ना कहीं कैटलाइज करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं वहां पर एक ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए वी हैड दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। देन वी ऑल्सो हैड establishment of solar parks and ultra major solar power projects. Then we also had this solar transfiguration of India scheme, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सृष्टि स्कीम, जहां पर पर्टिकुलरली जो एम था दैट वाज ऑफ रूफटॉप इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर सेल्स। इस प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए, इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए यू ऑल्सो नीडेड वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए वी ऑल्सो हैड द सूर्य मित्र प्रोग्राम, ताकि हम लोग वर्कफोर्स को ट्रेन कर पाए। इसके अलावा जिस पार्ट पे, जिस एस्पेक्ट्स पे आज का आर्टिकल बेस्ड है दैट इज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, ताकि हम लोग जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प करें, उन्हें इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करें, उन्हें एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करें, ताकि जो चाइना से जो चीप सोलर सेल्स आते हैं उन्हें हम लोग कम्पीट कर पाए, एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला पाए, एक कॉम्पिटिटिवनेस ला पाए। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दिस लॉजिस्टिक पॉलिसी, ताकि जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, जो सप्लाई चेन जो ब्रेकअप हुआ, उसे कहीं ना कहीं हम लोग ओवरकम कर पाएँ। So these are some of the measures that the government of India has taken to revive or to enhance the solar energy infrastructure in India. With that, now let's move to our next aspect, that is on NSCN-IM. अब ये जो NSCN-IM है that is coming related to the Naga insurgency. Naga insurgency से जुड़ा हुआ है। So यहाँ पर बेसिक से बात करें स्टार्टिंग विद कि इंसर्जेंसी क्या है। So these aspects starting with insurgency that I have already discussed in 19th August, but again let me provide you a very small gist कि मैंने उस दिन क्या क्या explain किया। So please refer to the video here, जहाँ पर I started with first of all कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म अलग कैसे है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि वो पूछते हैं कि सर जम्मू एंड कश्मीर में जब कुछ होता है तो हम लोग उसे टेररिज्म रेफर करते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में होता है तो हम उसे इंसर्जेंसी कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म? फ्रॉम दैट क्लैरिटी देन आई हैव डिस्कस कि नागास कौन है, नागास के क्या एस्पेक्ट्स हैं, एज वेल एज नागा इंसर्जेंसी स्टार्टिंग विद 1947, इवन बिफोर 1947, उससे पहले भी क्या उनका स्टेक था, देन टू 2019। So from 1947 to 2019, whole journey of this Naga insurgency I have traced in 19 August. Then इस पे मूव ऑन करके वी हैव डिस्कस कि क्या क्या थे इम्पेडिमेंट्स, क्या क्या थे दिक्कतें जिसके कारण जो सेंटर और NSCN-IM है, जो कि वन ऑफ द स्टेक होल्डर थे ऑफ दिस नागा इंसर्जेंसी, उनके बीच में जो बातचीत था दैट केम एट एन स्टेलमेट। सो उस पर रोकने के लिए वो कहीं ना कहीं जो इश्यूज थे वो इश्यूज क्या थे, जहां पर आई एक्सप्लेन कि जो नागा इंसर्जेंस है दे वांटेड एंड सेपरेट नागा नेशनल फ्लैग, दे वांटेड एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जिसे वो येजाबू कहते हैं, एज वेल एज दे वांटेड ग्रेटर नागालिम। सो ये जो ग्रेटर नागालिम है दैट इज दिस डार्क कलर रीजन, जहां पर वो चाहते थे कि पार्ट्स ऑफ आसाम,
एज वेल एज अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसे कहीं ना कहीं अमेलगमेट करें, और सिर्फ इंडिया के स्टेट्स नहीं, एज वेल एज दे ऑल्सो वांटेड द प्रोविंसेस ऑफ म्यांमार उसे कहीं ना कहीं अमेलगमेट करके दे वांटेड टू क्रिएट ग्रेटर नागालैंड, as well as they wanted to have their own national flag and they wanted to have their own constitution. और जब बात आती है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज नेशनल फ्लैग का, दैट इंडिया कैन नॉट डिजॉल्व, क्योंकि दैट वुड मीन दैट इंडिया इज डिजॉल्विंग और इंडिया इज डिक्रीजिंग इट्स सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड नो कंट्री वुड डाइल्यूट इट्स सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. और इसके कारण जो नागा इंसर्जेंट्स हैं एज वेल एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में जो बातचीत है वो इम्पेड हो गया था, वो स्टेलमेट में पहुंच गया था. सो लेट्स सी व्हाट आर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स विद अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी हैविंग मच मोर डिस्कशन ऑन दैट. नाउ विद दैट क्लैरिटी इन माइंड, now let's move to our next aspect, that is on nuclear proliferation. अब यहाँ पर स्टार्टिंग से बेसिक से समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोलिफरेशन होता क्या है. सो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड, और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम दोज पॉसेसिंग दिस न्यूक्लियर वेपन्स टू दोज हु आर नॉट हैविंग दिस न्यूक्लियर वेपन्स, एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. अब यहाँ पर जो स्प्रेड है वो पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी होने ज़रूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो स्प्रेड दिस न्यूक्लियर वेपन्स और फिसाइल मटीरियल्स. सो इन तीनों चीज़ों के जो स्प्रेड है उससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. किसके बीच में स्प्रेड हो, फ्रॉम दोज पॉसेसिंग दम टू दोज नॉट पॉसेसिंग दम. और इसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए, इसे कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए वी आर हैविंग मेजर ट्रीटीज़. अब देखते हैं कौन से मेजर ट्रीटीज़ हैं. द फर्स्ट मेजर ट्रीटी इज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल एज टू प्रमोट द गोल ऑफ डिसआर्ममेंट. सो ये जो था इट वाज साइंड इन 1968 एंड केम इनटू फोर्स इन 1970, बट इंडिया इज नॉट ए मेंबर. प्लीज रिमेंबर, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनपीटी. अब इंडिया के पास कुछ वैलिड रीजन थे. वन ऑफ द रीजन वाज दैट इंडिया कंसिडर्ड एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया कहता है कि it opposed the international treaties aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to the non-nuclear powers. क्योंकि एनपीटी के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहले से है, पर्टिकुलर एक डेट से पहले से हैं, उन कंट्रीज़ को हटाने के लिए नहीं कर रहे हैं. पर जो कंट्रीज़ जो कि उस डेट के बाद प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डेट के बाद उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी हासिल किया है या अभी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें हासिल करने नहीं दे रहे हैं. तो जिनके पास पहले से वेपन्स हैं उससे आप ले नहीं रहे हो, और जो नए प्लेयर्स हैं, जो नए कंट्रीज हैं जो कि हासिल करना चाहते हैं, उससे आप रोक रहे हो. सो दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनपीटी. अनदर ट्रीटी इज द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. सो एनपीटी की तरह कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इज ऑल्सो एन मल्टीलैटरल ट्रीटी, एंड इसमें भी यहाँ पर जो एक्सेप्शन है दैट इज दैट इट प्रोहिबिट्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्ट अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस. अगर आप इस ट्रीटी को ध्यान से पढ़ो सो यू वुड अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट ए मेंबर. सो प्लीज रिमेंबर, एनपीटी के जैसा इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ सीटीबीटी ऑल्सो. द रीजन भी कि यहाँ पर जो एस्पेक्ट्स हैं दैट इज टेक्नोलॉजी. यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के बजाय हम लोग का जो ध्यान है दैट इज ऑन टेक्नोलॉजी. अब ये जो टेक्नोलॉजी है, जो हम लोग न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है, जिसको हासिल करने के काफ़ी सारे तरीके हैं. यू कैन यूज़ ए कन्वेंशनल मेथड दैट इज द एक्सप्लोसिव मेथड, जो कि आप ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे एक्सप्लोशंस करते हो, उसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हो. एज वेल एज यू कैन अचीव दिस टेक्नोलॉजी यूजिंग कंप्यूटर सिमुलेशन. कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू भी आप इस टेक्नोलॉजी को ले सकते हो. अब यहाँ पर सिर्फ उस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्लोशंस हैं जो कि हम लोग एबो और बिलो सरफेस करते हैं उसे रोक दिया गया है, बट जो कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू आप कर सकते हो उसे नहीं रोका गया है. और कंप्यूटर सिमुलेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो मेजर यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज के पास हैं, पर इंडिया के पास नहीं. सो इसके कारण इंडिया कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है. यहाँ पर जो कंट्रीज हैं जिनके पास बेटर टेक्नोलॉजी हैं उससे आप रोक नहीं रहे हो, पर जिन कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे रोक रहे हो. सो दिस इज अगेन डिस्क्रिमिनेटरी, और इस ग्राउंड्स में इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ सीटीबीटी. द थर्ड ट्रीटी विच इज द मोस्ट सीरियस ट्रीटी दैट इज द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि साइन हुआ था इन 2017 एंड केम इनटू फोर्स इन 2021. अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, बट जो रीजन है दैट इज डिफरेंट. एनपीटी और सीटीबीटी में इंडिया का कहना है कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, बट यहाँ पर इंडिया कहता है, इंडिया डज नॉट बिलीव दैट
TPNW, that is the Treaty of Prohibition of Nuclear Weapons, adds any value to the customary international law, nor does it set any new guidelines or principles. और इसमें ये जो फ्लॉ है इसके कारण कहीं ना कहीं इंडिया कहता है कि वी वोंट बी साइनिंग द ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो कि हम लोग बात करते हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. नाउ लेट्स सी आवर फिफ्थ आर्टिकल, दैट इज ऑन द एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब यहाँ पर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है. सो यहाँ पर अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? सो यस, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक जो कि एस्टैब्लिश हुआ था वे बैक इन 1966. और इसका जो एम है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक. और वहाँ पर वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करे, पॉवर्टी को वो हटाए, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को हटाए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाए, एक प्रॉस्परस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाए. सो दैट इज द एम ऑफ दिस ADB. अब यहाँ पर जो ADB है, इट इज़ हैविंग हेडक्वार्टर्स इन मनीला, फिलीपींस. और ये जो बैंक है इसे बनाया गया है इन द मॉडल ऑफ वर्ल्ड बैंक. जैसे वर्ल्ड बैंक ऑपरेट करता है सेम टू सेम वे में ADB भी ऑपरेट करता है. सो ADB के साथ एक और बैंक है जो कि एशिया में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड प्रोवाइड करता है, दैट इज नॉन एज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अलॉन्ग विद ADB आर द टू एशियन रीजनल डेवलपमेंट बैंक. अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो AIIB है, दैट इज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वहाँ पर चाइना इज द मेजर शेयर होल्डर. चाइना का जो है वहाँ पर जो शेयर होल्डर है या जो स्टेक है दैट इज क्वाइट है. बट ADB में चाइना इज नॉट द बिगेस्ट शेयर होल्डर, प्लीज रिमेंबर. एंड एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग 68 शेयर होल्डिंग मेंबर्स, जहाँ पर जो 49 मेंबर्स हैं दैट इज फ्रॉम एशिया पैसिफिक, whereas 19 members are of OECD, that is the Organization for Economic Cooperation and Development. Now with that, अब समझते हैं जो मैंने पॉइंट यहाँ पे कहा कि जो ADB है, ADB में चाइना बिगर शेयर होल्डर नहीं है, तो कौन है शेयर होल्डर उसे समझते हैं. तो जो शेयर्स हैं उसे कहीं ना कहीं डिवाइड करने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि जो शेयर्स हैं ADB का, उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द बोरोइंग शेयर होल्डर्स एंड नॉन बोरोइंग शेयर होल्डर्स. जो नॉन बोरोइंग शेयर होल्डर्स हैं दे आर हैविंग द मेजॉरिटी स्टेक इन ADB. अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर दो कंट्रीज के हिसाब से अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और जापान दोनों का जो स्टेक है दैट इज मोर लेस सेम, उनके जो शेयर होल्ड्स हैं वो सेम है. बट यूनाइटेड स्टेट इज द बिगेस्ट नॉन बोरोइंग शेयर होल्डर, वेयरएज जापान इज द बिगेस्ट बोरोइंग शेयर होल्डर. और क्योंकि जापान इज द बिगेस्ट बोरोइंग शेयर होल्डर, इवन तो उनके शेयर सेम है, बट जापान इज द बोरोइंग शेयर होल्डर. और बोरोइंग शेयर होल्डर के होने के कारण जापान का जो स्टेक है, जापान की जो पॉइंट्स हैं, जापान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज हैविंग बिगेस्ट वैल्यू, दैट इज डोमिनेंट ओवर यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स के कहने से ज़्यादा जो वैल्यू रखता है ADB में दैट इज ऑफ जापान. इसलिए जापान इज अ मेजर प्लेयर इन ADB. वेयरएज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक था, जो AIIB था, देयर आई टोल्ड कि China is the majority sector. China is having a majority share in this AIIB. So that is the difference between ADB and AIIB. तो जब भी इंडिया को लगे कि AIIB is discriminatory, it can shift its prospects to ADB. So that is the role of ADB and AIIB. With that clarity in mind, now let's see quiz of the day. So the first question is related to democracy and the second question is related to equality. अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं आपके एस्पेक्ट्स को, आपके क्लैरिटी को एनहांस करेंगे. सो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस. और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस वुड बी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एज वेल एज जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF. यू वुड गेट अ लिंक ऑफ इट इन वीडियो डिस्क्रिप्शन. और जो सॉफ्ट कॉपी है दैट यू वुड गेट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. सो इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डू जॉइन. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. Be working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly, stay safe. With that, see you tomorrow.